वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और इसमें जो टॉपिक पढ़ लिए हैं मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं क्योंकि लंबा समय हो गया लास्ट वीडियो के बाद। और उसके बाद हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ने वाले थे, वो पढ़ेंगे। और एक बार एनसीईआरटी से भी हम इसको देख लेते हैं। तो आर्टिकल 4.1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आगे हम चलते हैं। तो ये कुछ डायग्राम है फिगर 4.1 और किसका क्या करना है मतलब एनसीईआरटी में। तो उसके लिए एनसीईआरटी मार्किंग्स अवेलेबल हैं, मेरी वेबसाइट पर देखेंगे तो वहां पर मिल जाएगी, नहीं तो आप लिंक मांगेंगे मैं दे दूंगा। तो उससे डिसाइड हो जाएगा, आपको इजी हो जाएगा कि कैसे क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है ये सब। तो हमने मैग्नेटिक फोर्स की बात की, मैग्नेटिक फील्ड, ऑरेंज फोर्स, कंबाइंड ऑरेंज फोर्स को हमने पढ़ा, Q टाइम्स V क्रॉस B के अलावा QE दोनों को कंबाइन करके। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका एक आपको रफ आइडिया होना चाहिए टेबल 4.1 का। देन मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर IL क्रॉस B, इसका एक्सप्रेशन हमने डिराइव करके निकाला मैग्नेटिक लेविटेशन वाले वीडियो में। परमिटिविटी और परमेबिलिटी जो है उसके बारे में पूरी डेफिनेशन जो है यहां पर दी हुई है। तो परमिटिविटी जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं और परमेबिलिटी जो मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, उसका एक कंप्लीट आइडिया जो है वो इस ब्लू बॉक्स से हमको मिलता है। तो अच्छे से इसको आप तैयार कर लें, समझ लें, समझने में आसान है। और इसका स्पीड से रिलेशन भी आपको यहाँ पे मिलता है, जिसको हम डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 4.1 सॉल्व, एग्जाम्पल 4.2 ये आपको करने। 4.1 4.2 स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देन मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड वो हमने पढ़ा। उसमें हमने ये समझा कि ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर कैसे काम करता है और जो वेलोसिटी सिलेक्टर है वो क्या है, हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, अरोरा बोरेलिस। बच्चों नॉर्दर्न लाइट, सदर्न लाइट भी इनको हम कहते हैं, क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से है कि चार्ज पार्टिकल जो पोलर रीजन में आते हैं उनको ये मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर तक पहुंचकर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस से इंटरेक्ट करते हैं और उसी की वजह से अलग अलग लाइट का इफेक्ट दिखाई देता है। जबकि जो इक्वेटोरियल रीजन या दूसरे रीजन में पहुंच रहे होते हैं अदर देन पोलर रीजन में, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड उनको डेविएट कर देता है और घुमा देता है इन सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री। तो वेलोसिटी सिलेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। साइक्लोट्रॉन इस साल सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, पर बाकी बोर्ड के बच्चों को उसको तैयार करना है, साइक्लोट्रॉन को उनके सिलेबस में है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वगैरह के बारे में हमने सब सीखा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल आपसे पूछा जाता है, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन को हमने समझा। एग्जाम्पल 4.4 जो साइक्लोट्रॉन पर बेस्ड है, तो वही लोग तैयार करेंगे, सीबीएसई वाले बच्चे इसको छोड़ सकते हैं इस बार। एक्सेलरेटर्स इन इंडिया, ये सब भी आप छोड़ सकते हैं। साइक्लोट्रॉन का एडवांस वर्जन है सिंक्रोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन से हम वो चार्ज पार्टिकल जिनका वेट बहुत कम होता है, लाइट वेट चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेट करने पर इनकी स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, और ये अपना ट्रैक लूज कर देते हैं। तो कुल मिलाकर हम इन्हें खो देते हैं, या तो ये टकरा जाते हैं एपरेटस में, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, या फिर बाहर निकल जाते हैं एपरेटस से। तो वो जो लिमिटेशन थी साइक्लोट्रॉन की वो उसे दूर कर लिया गया साइक्लोट्रॉन के एडवांस्ड वर्जन सिंक्रोट्रॉन में। तो सिंक्रोट्रॉन में ये प्रॉब्लम नहीं आती, उससे हम चाहे तो इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट कर सकते हैं, पर साइक्लोट्रॉन से हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हल्के पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। हाँ, सिंक्रोट्रॉन के बाद वाले जो वर्जन है बीटाट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, उनसे भी हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, बार्ट सावर्ट लॉ हमने सीखा, बार्ट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन सीखी। बार्ट सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। और इसको कंपेयर कर सकते हैं हम कूलम्स लॉ, बार्ट सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ के बीच जो रिलेशन है, सिमिलर रिलेशन जो है कूलम्स लॉ और गॉस लॉ के बीच में है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, 3 नंबर का डेरिवेशन ही बनता है। एक्सिस पर निकालते हैं, फिर सेंटर पर उसको कन्वर्ट करते हैं। तो जस्ट मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आपके सामने जो है स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा हूँ। अच्छा, ये डायग्राम भी हमें तैयार करना है, फिगर 4.128 सिर्फ डायग्राम 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो यू हैव टू प्रिपेयर दैट। सॉल्व एग्जांपल 4.6 4.7 उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 4.8 है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके बाद आएगा एग्जांपल 4.8, ये आपको
पक्के से तैयार करना है, अच्छे से तैयार करना है 4.8 पर। फिर से अगर सीबीएसई की बात करें तो इस बार थोड़ा पेपर एट पार ही रहेगा, यानी थोड़ा सा बिलो लेवल रहेगा। तो ये एग्जांपल थोड़ा अबो लेवल है। ग्राफ आपसे पूछ सकते हैं, ग्राफ आपको आना चाहिए, बी प्रोपोर्शनल आर, बी प्रोपोर्शनल 1/r, ये आना चाहिए। देन एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ में सोलेनॉइड और टॉरॉइड के बारे में हमने फुल डिटेल में पढ़ा, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा। इनफाइनाइट या लंबी सोलेनॉइड, इनफाइनाइट लेंथ की लंबी सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला। टॉरॉइड अकेला एग्जांपल है जिसमें पोल्स नहीं होते बच्चों, आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है द मैग्नेटिक कन्फिग्रेशन विदाउट मैग्नेटिक पोल्स, तो वो है टॉरॉइड, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल देखने को नहीं मिलते क्योंकि कंस्ट्रक्शन ही उसका इस तरह का है। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट, इस ब्लू बॉक्स को आपको तैयार करना है जिसमें टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए, टोकामेक फ्यूजन रिएक्टर है बच्चों, यूजफुल कंटेनर इज अ टॉरॉइड। टोकामेक में प्लाज्मा कन्फाइनमेंट करना होता है हमें फ्यूजन पावर रिएक्टर्स में। इसका फोटो जो है आपके एनसीईआरटी में बैक पेज पर यानी बैक कवर पर बना हुआ है, लास्ट में बैक कवर पर, वो आप देख सकते हैं टोकामेक। तो मैग्नेटिक बोतल और मैग्नेटिक कंटेनर का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से हम किसी पार्टिकल को हवा में ही रोक देंगे, यानी उसको घूमने के लिए मजबूर कर देंगे हवा के अंदर प्लाज्मा फॉर्म में। तो क्योंकि बहुत गर्म होता है, जिस कंटेनर में रखेंगे कंटेनर के पिघलने का खतरा है। ये जो फ्यूजन रिएक्टर में उसका जो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं फ्यूजन रिएक्टर में, वो उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत वेरी हाई टेम्परेचर वेरी हाई प्रेशर, तो कोई कंटेनर उतना सह नहीं सकता, इसलिए हम यूज करते हैं मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। तो इसका एक आपको रफ आइडिया होना चाहिए कैसे सोलेनॉइड का इस्तेमाल करके भी हम ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा वहां पर आप देख रहे हैं पाथ की रेडियस आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, तो बी डिनोमिनेटर में आता है, आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी में, तो वहां पाथ की रेडियस बढ़ जाती है, जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां पाथ की रेडियस कम हो जाएगी। सॉल्ट एग्जांपल 4.9 अपने आप कर सकते हैं आप। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट, ये हमने आर्टिकल लास्ट सेकेंड लास्ट लेक्चर में पढ़ा, जो प्रीवियस लेक्चर्स डिस्कस किए। हमने 1 स्टैंडर्ड एम्पियर को इसके बेसिस पर डिफाइन किया कि 1 एम्पियर वो करंट है जिसे जब दो पैरेलल वायर्स में फ्लो करेंगे तो 1 मीटर दूरी पर अगर वो वैक्यूम या एयर में रखें तो उनके बीच लगने वाला फोर्स होना चाहिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, तो 1 एम्पियर करंट की वजह से। फिर यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने सीखा था, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर, या इसको हमने नाम दिया था लाइक करंट्स अट्रैक्ट। तो ये थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है, लाइक पोल्स तो रिपेल करते हैं पर लाइक करंट्स अट्रैक्ट करती है, ऐसे करके लिंक करके हम इसको याद रख सकते हैं। तो 1 स्टैंडर्ड एम्पियर को हमने डिफाइन किया। अच्छा, एनसीईआरटी में कुछ डिटेल ऐसे लिखी रहती है लाइन के नीचे स्टार मार्क करके, तो ये पढ़ने के लिए होती है, इसको तैयार करना होता है। टर्न्स आउट मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं इसमें छुपे हुए। व्हेन वी हैव टाइम डिपेंडेंट करंट्स and or charges in motion, Newton's third law may not hold for forces between charges and or conductors. An essential yani Newton third law means action reaction pair. An essential consequence of Newton's third law in mechanics is conservation of momentum of an isolated system. This however holds even for the case of time dependent situations. तो इसमें फाइन डिटेल्स होती हैं। अच्छा, वो एक बार में नहीं समझ में आया तो आप 2-3 बार पढ़ के उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट बनना है तो एनसीईआरटी पढ़ना आपको सीखना होगा। जिस तरह से फिजिक्स की एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे वैसे बाकी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी से पढ़ना आप सीख सकते हैं कि एनसीईआरटी से आपको क्या एक्सट्रैक्ट करना है। नोट्स बना सकते हैं। रोजेट्स स्पाइरल, ये मैंने पूरा आइडिया आपको दिया था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो रोजेट्स स्पाइरल यहाँ से इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम कर रहे हैं। लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, उस कंसेप्ट पर ये काम कर रहे हैं। टॉर्क ऑन करंट लूप, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। मैग्नेटिक डाइपोल, तो किसी करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसकी साइड्स पर डिफरेंट साइड्स पर फोर्सेस काम करते हैं। दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिलाकर बनता है टॉर्क। तो हमने डिराइव किया था बिना साइन थीटा, ठीक है, तो बिना साइन थीटा वाला डेरिवेशन है। और अब यहां तक पढ़ने के बाद उससे आगे की बात हमको करनी है। बिना साइन थीटा तक हम डिराइव कर चुके हैं।
मैग्नेटिक मोमेंट की बात भी मैंने की थी, एम इक्वल टू आई ए या एन आई ए को हमने स्मॉल एम से दिखाया था। स्मॉल एम यहाँ जो एनसीईआरटी में बच्चों बोल्ड लेटर्स हैं वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम वेक्टर है, ए वेक्टर है, तो एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट किया हमने। तो टॉ इक्वल टू एम क्रॉस बी, ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं। और पीई क्रॉस ई, ये एनालॉगस रिलेशनशिप हम वहां से उठाकर यहां लिख सकते हैं, एम इज एन आई ए। तो 4.11 इसे भी आप अपने आप कर सकते हैं सॉल्व एग्जांपल। यहां पर जो एक्स्ट्रा डिटेल आ रही है वो क्या आ रही है, आई डी ओमेगा बाई डी टी। तो व्हाट इज आई हियर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी रोल यहां पे हमने ले लिया, आई डी ओमेगा बाई डी टी। तो सॉल्व एग्जांपल उसको करके देखें, नहीं आएगा तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं सारे सॉल्व एग्जांपल्स भी डिस्कस कर दूंगा, वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। फिर 4.12, ये कंसेप्चुअल हैं तीनों पार्ट, ए बी एंड सी, और काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं कंसेप्चुअल ये तीनों। गो थ्रू दीज। सर्कुलर करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल, B इक्वल टू म्यू 0 आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 3/2, ये हमने डिराइव किया था फॉर्मूला। अब उसको हम कंपेयर कर सकते हैं बच्चों एक मैग्नेटिक डाइपोल से, सोलेनॉइड के लिए भी हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं। तो वहां से ये सब कोरस्पॉन्डिंग रिलेशंस डिराइव होकर आते हैं, यानी एम किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कोरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी में वहां लूप के लिए डिराइव नहीं किया गया था, वो लूप के लिए हम यहाँ डिराइव कर सकते हैं, which is precisely the field for an electric dipole at a point on its axis। लूप के लिए डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, डाइपोल के लिए हमने डिराइव किया था, तो डाइपोल का एक्सप्रेशन एग्जैक्टली मैच कर जाता है यहाँ पर। तो ये सारा सिमेट्रिकल ऑपरेशंस कहते हैं, इनको हम सिमेट्रिकल रिलेशंस कहते हैं, वो सारे हैं। तो वर्ड टू वर्ड आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो मैं ये डिस्कस कर देता हूँ अपनी लैंग्वेज में, मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर। एनसीईआरटी से तो आप पढ़ ही लेंगे, इसको रिप्रेजेंट किया इन्होंने म्यू सबस्क्रिप्ट एल से। तो आगे बोर मैग्नेटॉन का जिक्र भी आएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो म्यू एल से यहाँ दिखाया, नोटेशन थोड़े डिफर कर सकते हैं, म्यू एल की जगह हम किसी और सिंबल से भी दिखा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, कहां से आया, जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, तो ये सब मैं डिस्कस कर देता हूँ। बोर मैग्नेटॉन क्या है, पर अगर यहाँ सीक्वेंस ब्रेक करके हम पहले ले लें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को और इन दो आर्टिकल्स को बाद में लें, तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर बनती है। रीजन बिहाइंड जो लास्ट आर्टिकल आपने, हालांकि एनसीईआरटी सीक्वेंस यही है जैसा हम देख रहे हैं, पर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक लिंक बनाने के लिए आप यूं समझे कि जब आपने पढ़ा है बिना साइन थीटा, तो अब उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए कायदे से, और उसकी एप्लीकेशन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो यही रीजन है कि मैं पहले इसे पढ़ाऊंगा 4.11 को, फिर इसके बाद वाले आर्टिकल्स। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हैं, मैं अभी आपको बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं सारा का सारा, ठीक है। एक डायग्राम ये है, तो इसको भी मैं बीच में डिस्कस कर लूंगा कि डायग्राम कैसे बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट विद बोर्ड। बच्चों आप अपनी कॉपी पेन संभाल लीजिए, और अब हम बोर्ड पर पढ़ेंगे। अब वो वाला बोर्ड नहीं मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूं फिर से, अभी ये वाला बोर्ड हम यूज करेंगे। सो 3 नंबर में भी प्रश्न बनता है, क्वेश्चन बनता है, और इस बार से आपको पता हो तो सीबीएसई में तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी इस बार इंट्रोड्यूस हो गया है, हालांकि उसमें पार्ट्स रहेंगे। तो 3 नंबर में बन सकता है, 4 नंबर में बन सकता है, 1 नंबर में बन सकता है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन भी बनता है, 2 नंबर वाला भी बनता है। तो अब तो 1 2 3 4 5 सारे आ गए, और बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, मेजर क्वेश्चन 5 मार्क्स में, जैसे प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर,
ये तो 3 नंबर में बन जाएगा। पहले बहुत पहले 5 नंबर में बना करता था, और जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया उसको छोटा करते गए, वेटेज कम करते गए लोग। तो 5 नंबर में अगर बनाएंगे तो साथ में इट्स कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर अमीटर वो पार्ट भी जोड़ दिया जाएगा। सो हेडिंग इज MCG मीन्स मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी थ्योरी समझ लें बच्चों। इंस्ट्रूमेंट दो तरह के होते हैं, कौन कौन से दो तरह के? एक होते हैं मूविंग कॉइल टाइप, दूसरे होते हैं मूविंग मैग्नेट टाइप। मूविंग कॉइल टाइप एंड मूविंग मैग्नेट टाइप। तो जैसा नाम है वैसे ही होते हैं, यानी नाम से ही आपको पता चल जाएगा मूविंग कॉइल टाइप मूविंग मैग्नेट टाइप का मतलब क्या है। तो अभी यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों कि आपको कुछ फिगर्स पहचानने के लिए वो दिखाने जा रहा हूं। तो वो देख लीजिए आप। जैसे मैं दिखाने जा रहा हूं आपको टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर आपके सिलेबस में था 2008 तक। आप भी सीख लीजिए तरीका क्या है ना इन चीजों से फैमिलियर होने का। आप सिंपली टाइप करेंगे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इमेजेस, एंटर मारिए, आपको टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की इमेजेस यहाँ दिख जाएगी। तो जैसा मैं कह रहा हूं कि ये आपके सिलेबस में 2008 तक था। पहले प्रैक्टिकल से हटा था, फिर थ्योरी से भी हट गया, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों से हट गया। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैग्नेटिक निडल है। कौन सी वाली? ये जो एल्यूमिनियम का लंबा पॉइंटर है वो तो मैग्नेटिक निडल के परपेंडिकुलर लगा हुआ है। मैग्नेटिक निडल ये ब्लैक वाली है एक्चुअल, जिसमें ये रेड डॉट आप देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक निडल है। तो रेड डॉट जो है नॉर्थ इंडिकेट करता है, यानी ये कंपास निडल है, इतना बड़ा कंपास है। और ये जो राउंड देख रहे हैं आप, राउंड रिंग, इसमें कॉयल लगी हुई है। अब वो कॉयल में अलग अलग टर्न से, यहाँ जैसे देख रहे हैं आप, 2 टर्न, 50 टर्न, 500 टर्न, 2 टर्न, 50 एंड 500। एक टर्मिनल तो कॉमन है, और 2 टर्न बाद यहाँ पे कनेक्शन निकाल दिया गया, फिर 50 टर्न बाद यहाँ पर कनेक्शन निकाल दिया, 500 टर्न बाद यहाँ कनेक्शन निकाल दिया, इस तरह से। तो कितने टर्न चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके सेंटर पर ये मैग्नेटिक निडल है। जब हम करंट पास करते हैं कॉयल में तो कॉयल का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और एक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो अभी जब तक करंट पास नहीं कर रहे, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रहेगी। और हम क्या करते हैं, कॉयल के प्लेन को नॉर्थ साउथ से मैच करा देते हैं, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन, ये एक टर्म मैं यूज कर रहा हूं जिसे मैं आगे के लेक्चर्स में समझाऊंगा। हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में इसको हम अरेंज करा लेते हैं। फिर उसके बाद जो है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाते हैं। तो जितनी करंट हम पास करेंगे उसके हिसाब से इसमें निडल में डिफ्लेक्शन आएगा, दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। तो यहाँ पे आई प्रोपोर्शनल टेन थीटा काम करता है। तो बच्चों इसको बोलते हैं मूविंग मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मैग्नेट घूमता है, कॉइल फिक्स है, कॉइल फिक्स है, मैग्नेट घूमता है, इसलिए मूविंग मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट। फिर अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करें तो ये मूविंग कॉइल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है ये दो तरह के होते हैं। फिर से एक सस्पेंडेड और एक पिवोटेड। अब ये दो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी से भी आपको फैमिलियर होना है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो यहां पर आप देख सकते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ये स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये मैग्नेट है, बीच में कॉइल है और ये निडल है जो कि सेमी सर्कुलर स्केल पे घूम सकती है। और इसी को हम एनकेस कर देते हैं। एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये इस तरह का डायग्राम है। तो ये डायग्राम है ऊपर से देखने पर, एक डायग्राम है सामने से देखने पर। सामने से देखने पर कैसा दिखेगा, ऊपर से देखने पर कैसा दिखेगा, उसका डिफरेंस ये आ जाता है। तो ये वाला जो गैल्वेनोमीटर है बच्चों, ये पिवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर है। इट इज पिवोटेड टाइप, जिसका टॉप व्यू ये है। तो टॉप व्यू ये है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये स्पाइरल स्प्रिंग लगी हुई है ऊपर नीचे, जो कि कॉइल घूमेगी तो कॉइल को घूमने से रोकेगी। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम हमारे काम का है, और मतलब इसे आप बना सकते हैं। एनसीईआरटी में जो बना हुआ है वो इसका डिफरेंट व्यू बना हुआ है। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है एग्जैक्टली, ये वाला व्यू बना हुआ है एनसीईआरटी का।
इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये पिवोटेड टाइप है। पर अगर आरबीएससी की बात करें तो वहां पर बच्चों ये वाला गैल्वेनोमीटर जो कि सस्पेंडेड टाइप है, यहाँ आप देख रहे हैं एक मिरर लगा हुआ है, एम इज द मिरर, और कॉइल ऊपर से लटकी हुई है। यहाँ एक टॉर्जन और टॉर्जन हेड कहते हैं, कांच की एक ट्यूब होती है, और ये नॉर्थ एंड साउथ ये मैग्नेटिक पोल्स हैं, और नीचे एक स्प्रिंग लगी हुई है कॉइल को घूमने से रोकने के लिए। तो ये सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये अलग अलग फॉर्मेट है उसके। तो आरबीएससी वाले जो बच्चे हैं उनको दोनों तैयार करने हैं, सस्पेंडेड टाइप एज वेल एज पिवोटेड टाइप। जबकि जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ पिवोटेड टाइप, जिसको हम डेस्क गैल्वेनोमीटर या वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, वो तैयार करना है। अच्छा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन कैसे नापते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कोई निडल नहीं है, तो मैंने अभी जो मिरर बताया था आपको, इसको बोलते हैं लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक मिरर जो लगा हुआ है, जब ये कॉइल यहाँ पे घूमेगी तो ये मिरर भी घूमेगा। इधर टॉर्च से लाइट जा रही है, लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो स्केल पर आएगा, और हम नाप लेंगे आर्क को, और आर्क और ये डिस्टेंस हमें पता है यहाँ से लेकर मिरर तक की डिस्टेंस, उसको हम रेडियस मानेंगे, और आर्क अपॉन रेडियस से हमें एंगल मिल जाएगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, उसी को हम थीटा नापते हैं। तो लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट ये आप देखेंगे कि आपको इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में मिलेगा। बाकी अभी जो काम में ले रहे हैं आप वो गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा दिखता है, डीसी मूविंग कॉइल, जिसमें बीच में 0 होता है और 30 डिवीजन लेफ्ट और 30 डिवीजन राइट में आपके होते हैं। सो अब हम बात करते हैं क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इंट्रोडक्शन आता है। अच्छा, एग्जाम में आपको सिर्फ ब्लू या ब्लैक कलर ही यूज करना है, हेडिंग लगाना हो चाहे कुछ भी अंडरलाइन करना हो, आप ब्लू या ब्लैक जो भी एक कलर पर्टिकुलर, एक आइदर ब्लू और ब्लैक, दोनों नहीं, जो यूज कर रहे हैं वही थ्रू आउट एग्जामिनेशन। आपको डायग्राम भी उसी से बनाने हैं, उससे या फिर पेंसिल से, और उसी को यूज करना है। तो लिखने का तरीका आपका कैसा होना चाहिए, एक तरह से मैंने आपको सैंपल ही दिखा रहा हूँ, ये कॉपी की लाइनें जैसी लाइनें हैं। जब लाइनें हमारे पास है तो हमें लाइन पर ही लिखना चाहिए, लाइन को यूज करना चाहिए, ब्लैंक पेज की तरह नहीं। जैसे ये अभी आप यहाँ देखेंगे तो ये हवा में लटका हुआ है, या अंडरलाइन नीचे किया है मैंने, पर ये लाइन पर है, तो ये ठीक है, इट इज ओके। सो एमसीजीज स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म, इसको आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में भी, और एग्जाम में ये मिलेगी भी सही आपको, क्वेश्चन में खाली एमसीजी लिखा हुआ मिलेगा। तो हम इसका इंट्रोडक्शन इस तरह से देते हैं, इट इज, लिखते चलिए साथ में, प्रैक्टिस तभी होगी बच्चों, इसलिए मैंने ये मोड चूज किया है आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो साथ में लिखते चलिए, मैं बोल रहा हूँ साउंड को फॉलो करो, उसके बाद स्क्रीन देखो वेरीफाई करने के लिए जब आप लिख चुके हो। सो इट इज ए सेंसिटिव, संवेदनशील, इट इज ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, तो ये एक संवेदनशील उपकरण है। हिंदी मीडियम वाले भी साथ में लिख सकते हैं बच्चों, इंस्ट्रूमेंट। अब संवेदनशील क्यों बोला हमने, उसका कारण आएगा, विच, ये विच का शॉर्ट फॉर्म है, सी अंडरलाइन, जो कि विच कैन मेजर, जो कि नाप सकता है। क्यों संवेदनशील है, बहुत कम करंट नाप सकता है, विच कैन मेजर वेरी स्मॉल करेंट्स, वेरी स्मॉल। अब सवाल उठता है फिजिक्स में, जब भी हम बात करते हैं बच्चों वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज, तो जब तक हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे कितनी स्मॉल या कितनी लार्ज, तब तक ये मीनिंगफुल नहीं बनता है, मीनिंगलेस हो जाता है। तो वेरी स्मॉल करंट्स तो हम उसका ऑर्डर यहां पर मेंशन करेंगे, दिस इज सिंबल फॉर ऑर्डर, 10⁻⁻⁶ एम्पियर, यानी माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की करंट ये नाप सकता है। स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिख जाए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सब तो अपने हाथ में है, कंप्यूटर है। तो अब इसके बाद जो है इंट्रोडक्शन के बाद बच्चों यहाँ पे लिखना होता है प्रिंसिपल। तो अब मैं लिखूंगा इसका प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। सो यू हैव टू राइट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की स्पेलिंग पर गौर करना, जहां बच्चे गलती करते हैं, हम प्रधान या प्रमुख नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं सिद्धांत, तो लास्ट में आएगा PLE, दिस इज प्रिंसिपल। और जब भी आप प्रिंसिपल लिख रहे हैं आपको कॉमन लैंग्वेज यूज करनी है। इसका प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं, आपने वो जो पढ़ा था ना डेरिवेशन, बिना साइन थीटा, है ना, आसानी से याद होता है बिना साइन थीटा,
वही इसका प्रिंसिपल है, उसका जो हेडिंग था वो इसका प्रिंसिपल है। जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करके घूम जाती है, उस टॉर्क को नाप कर, यानी उसके घुमाव कोण को नाप कर, यानी उसके रोटेशन को नाप कर हम करंट को नाप सकते हैं। तो हम लिखेंगे इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, इसकी कार्यप्रणाली इस तथ्य पर आधारित है कि, इट्स वर्किंग इज बेस्ड, लिखते चलिए साथ में, ऑन द फैक्ट, इस तथ्य, फैक्ट यानी तथ्य, दैट, वो फैक्ट क्या है, when we place a current carrying coil एक बच्चा सोच रहा है कि मैं तो फोटो खींच लूंगा या स्क्रीनशॉट ले लूंगा, कौन लिखे? अरे भाई, लिखना ही जरूरी है। स्क्रीनशॉट लेने से ठीक है, ये तो सब जगह मिल जाते हैं, तो नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा तुमको। प्रैक्टिस तुम्हारी कैसे होगी? प्रैक्टिस इससे होगी, when we place a current carrying coil in magnetic field। अब एग्जाम में भी आप ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, MAG डॉट। तो क्या होगा देन? इट एक्सपीरियंसेस, ये अनुभव करती है, एक कपल, इस पर लगता है एक बल युग्म, कपल यानी बल युग्म, और जब बल युग्म यानी कपल लगेगा तो क्या होगा? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। सो इट गेट डिफ्लेक्टेड, अवक्षेपित नहीं बोलेंगे, विक्षेपित बोलेंगे, ठीक है? अवक्षेप होता है केमिस्ट्री में, होता है ना फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, उसमें क्या होता है? फ्रोथ यानी अवक्षेप। तो यहां तो है विक्षेप, तो गेट डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड। और अब कंक्लूड करेंगे हम, एंड बाय मेजरिंग, इसको नाप लिया जाए कि कितने अमाउंट से डिफ्लेक्ट हुई है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, measuring the amount of deflection। क्लास वाला फील आ रहा होगा आज। we can measure, हम नाप सकते हैं, द करंट, वही तो नापना है, उद्देश्य क्या है हमारा? करंट नापना। we can measure the current। हालांकि मैं ये क्लियर कर दूं कि गैल्वेनोमीटर हम करंट नापने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, गैल्वेनोमीटर हम सिर्फ करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, करंट हम नाप सकते हैं चाहें तो, पर हम क्या करते हैं, करंट नापने के लिए इसको मॉडिफाई करके अमीटर बनाते हैं, वो भी सीखेंगे। तो देखिए, ये हो गया इसका प्रिंसिपल। हमने सबसे पहले पढ़ा इंट्रोडक्शन, देन ये आ गया इसका प्रिंसिपल। अब हम इससे आगे की बात करेंगे बच्चों। इसके बाद बनता है इसका डायग्राम। सो वी हैव टू मेक इट्स डायग्राम। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सर वो क्वेश्चन में तो लिखा था कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, बताओ डायग्राम तो लिखा ही नहीं था। तो ऐसा है, कई बार क्वेश्चन में लिखा मिलेगा डायग्राम, नीट स्केच विद नेमिंग, कई बार नहीं भी लिखा मिलेगा, पर जहां पर भी कंस्ट्रक्शन पूछ ली या वर्किंग पूछ ली, डायग्राम तो बनाना ही बनाना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब ये तो मैंने मोड बताया आपको कि आपको वो पेन यूज करना है, पर अब यहां तो अभी नोट्स बना रहे हैं हम, एग्जाम में नहीं लिख रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या कर रहा हूं, कलरफुल फॉर कलरफुल पेन्स यूज कर रहा हूं, क्योंकि सुविधा उपलब्ध है, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो, है ना, डायग्राम समझ में अच्छे से आए। तो देखिए, लॉजिकल सीक्वेंस पकड़ना है आपको डायग्राम का, बहुत सिंपल वे में मैं डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं। तो लॉजिकल सीक्वेंस क्या है डायग्राम का, हम बना रहे हैं कौन सा वाला?
पिवोटेड टाइप या डेस्क टाइप या वेस्टर्न मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो स्टार्टिंग करेंगे हम कॉइल से। सो यू हैव टू मेक ए रेक्टेंगुलर कॉइल। इस तरह से आप बनाएंगे रेक्टेंगुलर कॉइल। अच्छा, यहाँ टच नहीं होगी। कितने टर्न्स दिखाएंगे? तो जवाब है आइडियली, आदर्श रूप से आप 1.5 टर्न दिखाएंगे, 1.5 फेरे। फिर जब वायर टच नहीं होता तो ऐसे घुमाकर उसे निकाला जाता है। तो आइडियली 1.5। और बहुत ज्यादा श्रद्धा अगर आपकी है तो आप क्या कर सकते हैं, 2.5 भी दिखा सकते हैं। 2.5 तक तो चल जाएगा। जैसे यहां तक हो गए 2 टर्न। और अब जब मैं दिखाऊंगा, एक बार मैं राइट में घुमा रहा हूं तो दूसरी बार लेफ्ट में घुमाकर ऐसे दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब ये तार एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, ये इसका मीनिंग होता है। पर आप सोच के देखिए, अगर मैंने और ज्यादा टर्न दिखाने की कोशिश की तो इधर उधर ही घूमते रह जाएंगे। तो बात समझ गए होंगे आप। सो आइडियली हम क्या करेंगे, 1.5 टर्न दिखाएंगे। इस कॉइल का नाम मैं लिख देता हूं, छोटा p, छोटा q, छोटा r, छोटा s, PQRS। इसको सपोर्ट दे रहे हैं हम स्पाइरल स्प्रिंग की मदद से। तो कुछ साथ साथ लॉजिकल सीक्वेंस में बनाते चलो। ये है रिजिड एंड स्पाइरल स्प्रिंग S1 का, जिससे कि वो घूमे ना। और ऐसे ही नीचे एक दूसरी स्पाइरल स्प्रिंग जोड़ दी जाएगी। इनको हम हेयर स्प्रिंग भी कहते हैं। S1 एंड S2 आर स्पाइरल स्प्रिंग्स और हेयर स्प्रिंग्स। और इस कॉइल के सेंटर पर यहां पर बच्चों एक आयरन सिलेंडर लगा होता है। आयरन सिलेंडर यहां सेंटर पर। अच्छा, सिलेंडर जो है वो स्टेशनरी रह सकता है, कॉइल घूमती है ना, सिलेंडर को नहीं घूमना है तो उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। आयरन सिलेंडर का पर्पस क्या होता है, इसका नाम रखा हमने सिलेंडर सी। आयरन सिलेंडर का पर्पस ये होता है कि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर है उसको इफेक्टिवली एसोसिएट करे कॉइल के साथ, और उसकी सिमेट्री को ऐसे कर दे रेडियल कि 90 डिग्री पर ये काम करे। तो अब यहां पर हम मैग्नेटिक पोल्स दिखाएंगे। अगर आपको याद आ रहा हो तो पिछला जो डायग्राम बिना साइन थीटा वाला बनाया था, वहां पर तो हमने हॉर्स शू मैग्नेट लिया था जिसमें कॉनकेव पोल्स नहीं थे। वहां हमने देखा था, एक्सप्रेशन लिखकर अगर मैं बताऊं तो टॉ जो था हमारे पास वो था BINA बिना साइन थीटा। अब मैं ये चाहता हूं कि टॉर्क मैक्सिमम लगे, तो BIN और A तो फिक्स है, वेरिएबल क्या है जिसे हम वेरी कर सकते हैं वो है साइन थीटा। हम चाहते हैं ये मैक्सिमम हो जाए, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री पर 1। साइन 90 इज 1। तो हम चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरह से लगाएं, क्योंकि थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, थीटा एक कॉइल के प्लेन का परपेंडिकुलर। यानी मैं इसको डिफरेंट फॉर्मेट में लिखूं तो बच्चों आपको याद आ जाएगा M क्रॉस B। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। तो ऐसी सिचुएशन में M किसके बराबर है, INA इज M, इना, या फिर बोले NIA, जैसे भी आप याद रख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री रहे, उसकी व्यवस्था हम यहाँ पर बना देते हैं। वो किस तरह से, हम यूज करते हैं कॉनकेव पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट। जैसे किताब बहुत मोटी हो तो इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है, किताब अगर बहुत मोटी हो तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो नजर आता है। तो ये हुआ नॉर्थ पोल। अगर आपकी श्रद्धा अधिक है तो आप 3D में ले जा सकते हैं इसको, और नहीं है तो ठीक है, 2D में छोड़ देंगे। और इधर हो गया साउथ पोल। So these are concave pole pieces of magnet. This is south. तो नॉर्थ और साउथ के बीच में कॉइल रखिए PQRS, और ये C is the iron cylinder। अब रीडिंग जिस पे लेनी है वो है स्केल, सेमी सर्कुलर स्केल यहां पर रहेगा जिस पर कि निडल घूम सके। सो इसको मैं सीधे लिख देता हूं स्केल, और इंडिकेटर निडल जिससे कि हम रीडिंग पढ़ पाएंगे जो स्केल पर घूमेगी वो ये है निडल।
यहाँ पर ग्रेजुएशंस लगे रहेंगे, यानी मार्किंग स्केल पर। और ज्यादा श्रद्धा है तो 0 और दोनों साइड 30-30 तक आप दिखा सकते हैं। बाकी एटलीस्ट मिनिमम इतना आपको दिखाना पड़ेगा मार्क्स के लिए। तो ये डायग्राम तो बन गया। अभी नेमिंग में खाली स्केल लिखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक तरीका जो पिछले डायग्राम में भी हमने यूज किया था, अलग से एक डब्बा हम राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड जहां भी हमारे पास जगह है वहां एक डब्बा बनाएंगे और उस डब्बे के अंदर लिखकर हम मेंशन करेंगे। जैसे यहां पर मैं लिखूंगा S1 एंड S2। ये क्या है? स्पाइरल स्प्रिंग्स, स्पाइरल शेप की स्प्रिंग्स हैं। अच्छा, सी के लिए लिखूंगा सी इज आयरन सिलेंडर, आयरन सिलेंडर है। और पी क्यू आर एस रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसके लिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, इसकी लंबाई चौड़ाई हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो सपोज लेंथ एल है और इसकी विड्थ बी है। इसकी जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं जरूरत पड़ेगी तभी मेंशन करना चाहिए। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ रही आगे डेरिवेशन में तो इसको स्किप कर सकते हैं। एन और एस वो पोल्स हैं, वो अंडरस्टूड है। तो ये अगर इतना सा लिख दिया तो ये मान लिया जाता है कि आपने नेमिंग कर दी। आई का जिक्र करेंगे, आई इज इंडिकेटर और इंडिकेटर निडल, संकेतक। तो बच्चों डायग्राम बन चुका है। ये एक ओरिएंटेशन में है, जैसा मैं आपको दिखा रहा था कि आप चाहें तो डिफरेंट ओरिएंटेशन वाला डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में ये है जो कि डिफरेंट ओरिएंटेशन में है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम है ये नहीं पता चल रहा है इसमें करंट कहां से एंटर करेगी, करंट कहां से एग्जिट करेगी। मैंने जो बनाया वो ये वाला ओरिएंटेशन चूज किया है। ठीक है, इस ओरिएंटेशन में मैंने बनाया है डायग्राम को। तो इसमें आप देख पा रहे हैं करंट इन और करंट आउट दिखाया है, जो अभी तक मैंने नहीं दिखाया था डायग्राम में, तो मैं मेंशन कर देता हूं। ये जो स्प्रिंग है इसके थ्रू आएगी करंट, तो इस स्प्रिंग के थ्रू एक एंड से करंट आएगी तो दूसरे एंड से करंट एग्जिट करेगी, जैसे कि आपने यहां पर देखा। वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इज दिस, अनदर वे इज दिस। दोनों तरीके हमारे पास हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। अगर ऐसा आप बनाते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, इज गुड। और इसमें आप देख रहे हैं सारा नेमिंग भी इसी में आ गया। आप पूछेंगे नई चीज क्या आ गई, ज्वेल्ड बियरिंग। तो इट इज बियरिंग सरफेस। ये ऊपर और नीचे लगाने से क्या होता है, उसका रोटेशन इजी हो जाता है, आसानी से घूमेगा विदाउट एनी फ्रिक्शन, या फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। सो नेक्स्ट हेडिंग इज, हमने डायग्राम बना दिया, नाउ कंस्ट्रक्शन। तो ओरिजिनल साइज पे अगर हम जाएं, ये ऐसा दिखेगा आपको कॉपी में। इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, देन डायग्राम, और डायग्राम के बाद आएगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमें यह बताना होता है कि कौन किससे कैसे जुड़ा है। तो कंस्ट्रक्शन तो हेडिंग हो गया, फिर उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कौन किससे कैसे जुड़ा है। मजे की बात यह है बच्चों कि कंस्ट्रक्शन को एग्जामिनर पढ़ता नहीं है, तो अगर आपकी अंग्रेजी खराब है या सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आती तो भी टूटा फूटा जो भी आपको आता है वहां 4-5 लाइनें आपको लिखनी है। वैसे आप लिख सकते हैं, बहुत आसान है। हम लिखते हैं, स्टार्टिंग भी इसकी कॉमन है। इट कंसिस्ट ऑफ, चाहे वो साइक्लोट्रॉन हो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो, ट्रांसफार्मर हो, एसी जनरेटर हो, इट कंसिस्ट ऑफ, मीटर ब्रिज हो, पोटेंशियोमीटर हो। तो जैसा दिख रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ
ए रेक्टेंगुलर कॉइल, साथ साथ लिखते जाइए, रेक्टेंगुलर आयताकार कुंडली, रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS। हम चाहें तो नंबर ऑफ टर्न्स स्पेसिफाई कर सकते हैं यहां पर, ऑफ कैपिटल एन टर्न्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिएगा वो भी, क्योंकि NIA में आ रहा था। एंड एरिया ए पिवोटेड, ये नया शब्द हो सकता है आपके लिए, किलकित बोलते हैं हिंदी में, पिवोटेड बिटवीन कॉनकेव। तो आप देख रहे हैं कि पोल पीसेस कैसे हैं। तो पोल पीसेस है बच्चों कॉनकेव शेप के, अवतलाकार, कॉनकेव पोल, ध्रुव खंड, पोल पीसेस। हम जानते हैं मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ को हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो एक्चुअल में हॉर्सशू मैग्नेट होता है, इसमें पोल घूमकर आमने सामने आ जाते हैं। घोड़े की नाल वाला चुंबक होता है जिसमें पोल घूमकर आमने सामने आ जाते हैं, हम उनको कॉनकेव बना देते हैं शेप में। या फिर रिंग मैग्नेट होता है बच्चों, जैसा आप खिलौने वाली मोटर के अंदर देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS ऑफ एन टर्न्स, एरिया ए पिवोटेड बिटवीन कॉनकेव पोल पीसेस ऑफ ए मैग्नेट। एज शोन। एन आयरन सिलेंडर, इसका जिक्र भी करेंगे। एन आयरन सिलेंडर, पहले डबल एल आता था, आजकल तो अमेरिकन इंग्लिश में सब अलग हो गया है, सिंगल एल लगाओ तो भी चलेगा। आयरन सिलेंडर, सी, सी से दिखाया हमने उसको, इज अटैच्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। अब एक नंबर में सवाल पूछ लेते हैं क्यों लगाया भाई आयरन सिलेंडर, उसका रोल क्या है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एग्जाम में चाहे तो आप ये डिटेल स्किप कर सकते हैं, पूछे जाने पर अलग से बताएंगे। विच मेक्स, ये क्या करता है, द मैग्नेटिक फ्लक्स, विच मेक्स द, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता हूँ फाई सबस्क्रिप्ट बी, इससे दिखाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को। इफेक्टिव, उसको इफेक्टिव कर देता है, लाइंस मजबूर हो जाएंगे आयरन में से होकर जाने, क्योंकि आयरन की परमेबिलिटी ज्यादा होती है। इफेक्टिव एंड रेडियल, उसका क्रेडिट भी इसी को जाता है। रेडियल का क्रेडिट दो चीजों को जाता है, एक तो हमने कॉनकेव पोल पीसेस क्यों यूज किया, आपसे ही पूछते हैं सवाल, व्हाई वी यूज कॉनकेव पोल पीसेस। तो जवाब दैट टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। फिर पूछते हैं व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट टॉर्क और कपल गेट मैक्सिमाइज्ड, थीटा को 90 करने के लिए। 3D में जाकर आप देख सकते हैं, यानी 3D इमेजिनेशन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ये इस तरह से कॉनकेव पोल पीसेस हैं तो रेडियली एक्ट करेगा, जैसे कि इस डायग्राम में क्लियर है, नॉर्थ से साउथ, यानी कॉइल का ओरिएंटेशन कुछ भी हो, कॉइल के प्लेन का जो परपेंडिकुलर है, कॉइल का प्लेन किसी न किसी कंपोनेंट के पैरेलल होगा, तो कॉइल के प्लेन का परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हो जाएगा, कॉइल के प्लेन का परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाएगा उस फील्ड की डायरेक्शन से। जैसे यहां पर इस ओरिएंटेशन में अगर मैं इसे लूं उठाकर, या मैं इसको आपको बनाकर, मतलब इसमें डायग्राम में ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये हमने डायग्राम को यहां पर उठा के ले लिया। तो मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं बच्चों कि ये जो कंपोनेंट जा रहा है, ये वाला एरो मैंने पकड़ा, ये कंपोनेंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर। और कॉइल जो आप देख रहे हैं, कॉइल
कॉइल इस तरह से है, ग्रीन कलर से मैंने दिखाया। तो कॉइल के प्लेन का परपेंडिकुलर कितने डिग्री एंगल बनाएगा? ऑब्वियसली कॉइल के प्लेन का परपेंडिकुलर बनाने वाला 90 डिग्री एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि कॉइल में करंट जिस तरह से फ्लो हो रही है उसके हिसाब से मैग्नेटिक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड या कॉइल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या तो इधर होगा या इसके अपोजिट होगा, दोनों ही केस में 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो कॉइल का कोई सा भी ओरिएंटेशन ले लो, किसी भी ओरिएंटेशन में एक ना एक कंपोनेंट ऐसा रहेगा ही सही कि कॉइल का प्लेन जिसके पैरेलल होगा तो कॉइल का प्लेन का परपेंडिकुलर उससे परपेंडिकुलर होगा, तो उससे बात बन जाएगी। सो विच मेक्स फाई बी इफेक्टिव एंड रेडियल। तो रेडियल में एक तो कॉनकेव पोल पीसेस का भी रोल है। रेडियल क्यों बनाते हैं? टू मैक्सिमाइज द कपल, हम उसको रेडियल बनाते हैं। और निडल और स्केल की डिटेल ऑप्शनल है, आप चाहें तो निडल और स्केल की डिटेल यहाँ डाल सकते हैं। निडल इज अटैच्ड टू द कॉइल विच कैन मूव ऑन ए सेमी सर्कुलर स्केल एज शोन। मैं स्किप कर रहा हूँ, 4 लाइन होगी बहुत है, तो मैं स्किप कर रहा हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। नाउ हम आएंगे इसकी वर्किंग पर, काम कैसे करेगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वर्किंग हमें लिखनी है, जिसमें डेरिवेशन भी इन्वॉल्व रहेगा। तो होता क्या बच्चों, जैसे ही मैं इसमें करंट पास करता हूं, करंट आई मैंने भेजा, इस कॉइल का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पहले से प्रेजेंट है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन होगा और एक कपल काम करेगा जो इस कॉइल को घुमा देगा। कॉइल घूमेगी पर ये स्पाइरल स्प्रिंग उसको रोकेंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है एक डिफ्लेक्टिंग कपल और स्पाइरल स्प्रिंग की वजह से लग रहा है एक रीस्टोरिंग कपल। वो रोकने की कोशिश कर रही है, एक जना घुमा रहा है, एक कपल रोक रहा है, तो समझौता होगा दोनों के बीच और एक पर्टिकुलर एंगल पर घूमकर वो रुक जाएगी और वहां पर ये दोनों कपल एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और वहीं से हमारे रास्ता आगे का निकलेगा डेरिवेशन का। तो वर्किंग में हम लिखेंगे व्हेन वी पास सम करंट, हमें नहीं पता कितनी है, नापेंगे इसी से। व्हेन वी पास सम करंट, कुछ धारा प्रवाहित करने पर, किससे? धारा मापी की कुंडली से, गैल्वेनोमीटर की कॉइल से। व्हेन वी पास सम करंट थ्रू कॉइल, ए डिफ्लेक्टिंग कपल, इस करंट को मैं मेंशन भी कर सकता हूं बच्चों, यहाँ पे करंट आई। ये डिपेंड करता है आप जैसे जैसे जितना प्रभावी बनाना चाहे भाषा को, लिखने की लैंग्वेज को जितना इफेक्टिव बनाना चाहे बना सकते हैं। व्हेन वी पास सम करंट आई थ्रू कॉइल, इट डिफ्लेक्टिंग, विक्षेपित करने वाला, डिफ्लेक्टिंग कपल बलयुग्म स्टार्ट एक्टिंग, काम करना शुरू कर देगा। स्टार्ट एक्टिंग, डेरिवेशन पार्ट भी मैंने इसी में एम्बेड कर दिया, तो मैं लिखूंगा स्टार्ट एक्टिंग गिवन एज, थोड़ा मोटा दिख रहा है, पतला करके देखते हैं पेन को। एक्टिंग गिवन एज, मेरे हिसाब से मोबाइल की स्क्रीन पे इतना अच्छा नहीं दिखेगा, तो वापस मोटा ले लेते हैं। तो ये है टॉ सबस्क्रिप्ट डी, और ये होगा बच्चों जो आपका फैमिलियर एक्सप्रेशन है BINA। रेफरेंस साइड में हम मेंशन कर सकते हैं, चाहे तो एक एक टर्म और चाहे तो सिर्फ ये डिटेल की साइन थीटा यहाँ पर 1 है, साइन थीटा इज 1। क्यों? एज थीटा इज 90 डिग्री। क्यों? एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोवाइडेड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जहां भी लिखना आप बी वेक्टर यूज कर सकते हैं, इज देयर। तो मैग्नेटिक फील्ड रेडियली काम कर रहा है उसकी वजह से। सो दिस इज इक्वेशन 1। पैराग्राफ चेंज नाउ, ड्यू टू दिस डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्टिंग कपल, डिफ्लेक्शन कर देते हैं, डिफ्लेक्टिंग कपल भी लिख सकते हैं। ए ट्विस्ट
ट्विस्ट, मोड़, मरोड़, मरोड़ बोलते हैं हिंदी में, ट्विस्ट इज प्रोड्यूस्ड बच्चे बोलेंगे सर पेट के मरोड़ की बात तो नहीं कर रहे, तो हिंदी में इसके लिए यही शब्द है, हिंदी की किताब में देखें तो मतलब मरोड़ लिखेगा मिलेगा। नाउ ड्यू टू दिस डिफ्लेक्शन ए ट्विस्ट इज प्रोड्यूस्ड इन, किसमें, स्पाइरल स्प्रिंग में, वो घूमेंगी, या तो कसेगी या तो खुलेगी, प्रोड्यूस्ड इन स्पाइरल स्प्रिंग्स। वैसी होती है बच्चों जैसे वो चाबी वाली घड़ी में होती है, चाबी पड़ते हैं ना खिलौने, चाबी वाले खिलौने, इन स्पाइरल स्प्रिंग्स। तो जब उनमें ट्विस्ट आएगा, खींचेंगी या कसेंगी या खुलेंगी, तो वो इसको अपोज करेंगे। सो दे प्रोवाइड ए रीस्टोरिंग कपल, उनकी कोशिश होगी, दे प्रोवाइड ए रीस्टोरिंग कपल। अब उसका एक्सप्रेशन लिखिए, जैसे यहाँ लिखा था पहले, सिमिलर लैंग्वेज गिवन एस। अगर साथ साथ लिखते चलोगे मेरे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी डेरिवेशन की। और एक सेट पैटर्न होता है डेरिवेशन में, हर तरह के डेरिवेशन में एक सेट पैटर्न होता है, बहुत आसानी से आप कर पाओगे प्रैक्टिस के बाद। टॉ सबस्क्रिप्ट आर, रीस्टोरिंग है तो मैंने आर से लिखा है, तो टॉ सबस्क्रिप्ट आर ये हो गया सी थीटा। कई जगह के थीटा से दिखाते हैं, आपकी मर्जी है के से दिखाओ सी से दिखाओ, इट्स टू यू। मैं सी से दिखा रहा हूं और यहां मेंशन कर दूंगा मैं, व्हाट इज सी हियर, सी इज टॉर्जनल कांस्टेंट कहते हैं इसको, टॉर्जनल कांस्टेंट, मरोड़ नियतांक, किसका, स्पाइरल स्प्रिंग का, टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ स्पाइरल स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स लिख देते हैं खाली, अंडरस्टूड है, और कोई स्प्रिंग तो यहाँ है ही नहीं। और थीटा जो है मरोड़ कोण, यानी कि थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये है। तो ये हुई इक्वेशन 2। एक डिफ्लेक्ट कर रहा है, दूसरा रोक रहा है। नाउ कलर चेंज कर लेता हूं, नीला नीला बहुत हो गया। इन इक्विलिब्रियम स्टेट वहां क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम साम्यावस्था में, टॉ डी डिफ्लेक्टिंग कपल इज इक्वल टू टॉ आर रीस्टोरिंग कपल। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे तो मैं वैल्यू रख दूंगा। सो पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो बीच बीच में लैंग्वेज भी खा सकते हैं, स्टेप्स भी खा सकते हैं, उनके नंबर नहीं होते हैं। सो पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, तो 100 लिख के काम चला लिया मैंने, बाकी नहीं लिखा। तो बी आई एन ए, बिना, बी आई एन ए इक्वल टू सी थीटा, हम इंटरेस्टेड है करंट नापने में, और आई इक्वल टू सी अपॉन बी एन ए टाइम्स थीटा। हियर, यहां पर अगर हम देखें किसी गैल्वेनोमीटर के लिए, फॉर एक गिवन, एक बार इंस्ट्रूमेंट बन गया, गिवन गैल्वेनोमीटर, बच्चों गैल्वेनोमीटर भी ये स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। और एक गिवन गैल्वेनोमीटर, सी कांस्टेंट है क्योंकि स्प्रिंग लग गई उसमें, बना दिया हमने, अब चेंज नहीं कर रहे। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फिक्स मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट बी फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न्स वो भी फिक्स कर दिया हमने, एरिया कॉइल का फिक्स है, ये सब कांस्टेंट है, इसको हम के से दिखाएंगे, के कांस्टेंट। और किस नाम से इसको जानते हैं, इज कॉल्ड या इट इज कॉल्ड, जैसे भी लिखना चाहें, इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। करेक्टरिस्टिक तो गुण धर्म से संबंधित आ जाता है, तो गुणता गुणांक ऐसे कह देते हैं इसको, करेक्टरिस्टिक कांस्टेंट
ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब अलग अलग गैल्वेनोमीटर के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि उसका उसमें कंस्ट्रक्शनल डिटेल अलग अलग हो जाएगी। तो ये गैल्वेनोमीटर का कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है। तो कंक्लूसिव स्टेटमेंट क्या निकल रहा है? 10 कांस्टेंट अगर मैं हटा दूं, इक्वल टू का साइन हटाकर मैं लिख सकता हूं आई प्रोपोर्शनल थीटा। इसको हम ब्लॉक में बंद करेंगे। कंक्लूसिव स्टेटमेंट यानी निष्कर्ष है इस पूरे डेरिवेशन का। वी कैन मेजर, नाप सकते हैं किसको? करंट को। वी कैन मेजर करंट। कैसे नापेंगे? डिफ्लेक्शन नापकर, बाय मेजरिंग द डिफ्लेक्शन थीटा। तो डिफ्लेक्शन थीटा को नापकर हम करंट को नाप सकते हैं। सिंपल, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा करंट। तो इस तरह से काम करता है। ये डेरिवेशन भी हो गया और ये वर्किंग भी हो गई गैल्वेनोमीटर की। तो बच्चों ये 3 नंबर का कंटेंट यहां जो आप देख रहे हैं, ये 3 नंबर का कंटेंट है जो हमने डिस्कस किया। ये 3 नंबर का कंटेंट है। प्रिंसिपल, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और फाइनल रिजल्ट तक। ये मैंने काफी छोटा कर दिया, पूरा आ गया। तो इतना सारा लिखने के, या इसको पॉजिटिव सेंस में बोले तो इतना सा लिखने के आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे बच्चों। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी बाकी है। पर वीडियो काफी लंबा हो गया है तो मैं इसको लूंगा आगे। इस गैल्वेनोमीटर से कन्वर्ट करके हम वोल्ट मीटर अमीटर बनाएंगे। इसके लिए करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन करेंगे। सो कीप ट्यून, विल मीट सून। मेरा टारगेट है कि मैं इसी वीक जो है ईएमआई तक खत्म करा दूं आपका। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जल्दी जल्दी लेक्चर मिलेंगे आपको। मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।